अरे चल मंटू, जल्दी से मेन काम में बदल कर दिखा, हाल तू जलाल तू, रूप बदल दे तू। एक बड़ी भीड़ ने जादूगर अजूबे को चारों ओर से घेरे हुए था। उसका करतब देखकर लोग बहुतेरे बखान करके थोड़े बहुत पैसे देकर चल देते हैं, जिसे लिए जादूगर अपने घर आता है, जहां उसकी पत्नी पवित्रा कहती है, क्या हुआ जी, आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? अरे पवित्रा, प्रत्येक दिन दर्शकों को अथक कौतुक करतब दिखाने के बावजूद भी ये चंद चिल्लर नसीब होते हैं। अरे जादूगरी में सैकड़ों जोखिम के बावजूद विशेष कमाई नहीं होती, तो चेहरा कुम्हलाएगा नहीं तो क्या होगा? परेशान ना हो जी, ये बुरा दौर भी बीत जाएगा। अरे पवित्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक पुत्र जन कर दो, ताकि हम पिता और पुत्र मिलकर आने वाले भविष्य में अपने कौतुक करतब से खूब कमाई करें। इसके पश्चात पवित्रा प्रत्येक वर्ष गर्भवती होकर बेटियां जनती है। ये सिलसिला 5 सालों तक चलता है। अब अजूबा और पवित्रा 5 बेटियों के माता पिता बन चुके थे। अजी मैं किसी काबिल नहीं, आपको एक पुत्र सुख भी ना दे सकी। अरे खुद को क्यों दोष देती हो? हम दोनों दंपत्ति पिछले 5 सालों से इसी प्रयास में तो लगे हैं। क्या पता भगवान की यही योजना हो कि मेरा भाग्य मेरी 5 बेटियों के हाथ में ही बंधा हो, इसलिए हमें पुत्र प्राप्ति न हुई हो। समय गुजरता है। जादूगर अजूबा रोजाना कोसों दूर जाकर अपने कौतुक करतब करके जो कमाई करके लाता, उससे सभी का पेट पालता। कुछ सालों बाद, अरे देखते ही देखते 5 साल का पड़ाव पार हो गया। समय दस्तक दे चुका है जब मैं अपनी बेटियों को उनके नाम के अनुसार उन्हें जादूगर की कला से अवगत कराऊं। नीरा, अग्नि, दीपिका, अनुजा, नेत्रा, अपने पिता के पास आओ बेटा। जादुई पिता की पुकार सुनकर 5 उसकी ओर अग्रसर होती हैं। अजूबा हर एक दिन सप्ताह उन्हें जादू की जानकारियां दिए चला जाता है। देखते ही देखते 5 वर्ष और पूर्ण हो जाते हैं। नीरा, तुम इस जादूगर पिता की पहलौटी संतान हो, इसलिए तुम अपने मुंह से पानी का कौतुक करतब दिखाओगी। अग्नि, तुम आग का कौतुक करतब दिखाओगी। अग्नि, ज्वाला तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। दीपिका, तुम अपने तार जैसे लंबे कद से कौतुक करतब दिखाओगी। अनुजा, तुम अपने बौने कद से दर्शकों को सर्वाधिक हर्षोल्लास से भरोगी। और नेत्रा, जिस अंधेर नगरी को भी आंख भरकर देखेगी, तुम्हारी कौतुक करतब से वो रोशनी से उजागर हो जाएगी। जाओ और जाकर 5 बहनें अपने जादुई कौतुक करतब का प्रयोग करो। 5 जादुई बहनें एक साथ निकल पड़ती हैं। अगर हम 5 बहनें इस भरे बाजार में अपना जादुई करतब दिखाएं, तो हम कई गुना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। हाँ चलो। 5 बहनें बीच बाजार अपना जादू दिखाना शुरू करती हैं। जहां अग्नि आग के अंगारे, वहीं नीरा जल का झरना बन जाती है और बौनी बहन अनुजा कहती है, जादुई बहनों का खेल निराला, एक अग्नि का ज्वाला, दूजी पानी का प्याला, आओ आओ दर्शकों। देखते ही देखते जादुई बहनों का कौतुक करतब देखने के लिए भीड़ भड़ाका जमा हो जाता है। दिन भर दोपहरी में दर्शकों को जादू दिखाकर सांझ की बेला को 5 पैसे लिए घर लौटती हैं। पिताजी, हम 5 बहनों ने अपने जादुई करतब से इतने पैसों की कमाई की है। जानते हैं पिताजी, जब अग्नि और नीरा जीजी अपने मुंह से आग पानी की बौछार कर रही थी, तो लोगों ने हम जादुई बहनों का खूब बखान किया। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, ऐसे ही अपने जादूगर पिता का नाम रोशन करना। फिर एक दिन अजूबा और पवित्रा गांव की सीमा से बाहर जा रहे थे, जहां दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो जाता है। ये खबर सुन 5 बहनें बोलती हैं, शायद इसी बुरे मंजर के लिए हमारे पिता ने हम बहनों को जादू का करतब सिखाया था। सभी बहनें अपने जादुई खेल करतब को पेट भरने का जरिया बना लेती हैं। एक रोज जब 5 सड़क पर दर्शकों को जादू दिखा रही थीं, तभी वहां सुलोचना आती है। लंबी बहन छुए आसमान की तराई को, बौनी बहन करे अपनी बड़ाई खुद। क्या देखा है दर्शकों ऐसे कौतुक करतब की लड़ाई। जादुई बहनों का कारनामा देख सुलोचना अपना स्वार्थ साधते हुए सोचने लगती है, किसी तरह अगर ये कौतुक करतब दिखाने वाली जादुई बहनें मेरी बहू बन जाए, तो मुझ बुढ़िया के बुरे दिन बदल जाएंगे और बहू बनने के बाद इनकी बागडोर मेरी बुलंदियों का कारण बनेगी। सुलोचना उनके घर का पहो पता करके अगले दिन शगुन के संग उनके पास चलकर आती है। जी आप कौन? बेटी मैं।
तुम पांचों बहनों को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम पांचों का सादगी स्वरूप मुझको भा गया है। मेरी बहू बनकर मेरे बेटों और मुझ बुढ़िया का भाग्य संवार दो। पांचों बहनें स्वार्थी सुलोचना के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शादी के लिए हामी भर देती हैं और शादी करके सुलोचना की बहू बनकर ससुराल आती हैं। 2 दिन बाद, अरे ओ मेरी जादुई बहुओं, जाओ जाकर अपनी जादुई कला से कमाई करके पैसे लाओ। मगर माँ जी, हमारे पतियों के रहते हम क्यों कमाएं? सासू माँ सोचिए, जब हम बहुएं बाजार के बीच जादू का करतब दिखाएंगी तो लोग आपके बारे में बातें नहीं बनाएंगे। अरे बंद करो अपनी बकैतियाँ। तुम पांचों बहनों को इसलिए बहू बनाया था मैंने ताकि घर बार चले। अब निकलो और सांझ की बेला से पहले मत आना। पांचों बहनें बतियाते हुए बाजार की ओर अग्रसर होती हैं। सोचा था ब्याह के बाद हम बहनों को बाजार के बीच करतब करने फिर नहीं जाना होगा। जी तो करता है अपनी जादुई जुबान की ज्वाला से स्वार्थी सास को फूंक दूं। शायद हम पांचों बहनों के भाग्य में जादू का करतब करके ही पेट पालना लिखा है। पांचों बहनों की निगाह एक चौरस पत्थर पर पड़ती है, जिस पर खड़ी होकर वो अपना जादुई कारनामा करने लगती है। अग्नि के मुंह से आग निकलती तो नीरा जल का सोता बहाती। बौनी और लंबी बहनें लाजवाब बार बार लंबी छोटी होकर लोगों का दिल बहलाकर मिले पैसे लिए घर आती हैं। ये लीजिए सासू माँ, हम बहनों के जादुई करतब से आज कुल मिलाकर इतनी कमाई हुई है। शाबाश मेरी सर्वगुणी बहुओं, ऐसे ही जिन्न का जादू करते रहो। समय गुजरता है। पांचों बहुएं प्रत्येक दिन दोपहरी बीच बाजार सड़क स्थलों पर अपने जादुई कौतुक करतब से कमाई करके सांझ को पैसे सुलोचना को देती। एक सांझ जब वो पांचों घर लौटती हैं तो उनके घर के इर्द गिर्द लोगों की बड़ी भीड़ खड़ी होती है। उनका घर आग से धू धू कर रहा होता है। कब से हम तुम पांचों पतोहू के राह निहारत रहे बिटिया, जाने कैसे तुम्हारे घर में आग लगी। तुम पांचों का परिवार अंदर आग से जंग लड़त है। अरे झुमके, आग की लपटें बढ़ती देखकर तो लग रहा है कि सुलोचना और उसके सपूत का अंग भंग होकर अस्थियों में बदल गया होगा। एकाएक आग को चीरती हुई सुलोचना की बुलंद चीख बहुओं को सुनाई देती है। बहू बचाओ बचाओ। शायद इसी पलछन के लिए हम पांचों ने जादू सीखा। अग्नि, जल्दी से जाकर दरवाजा तोड़ो। दीपिका, अपना कद बढ़ाकर मुझे अपनी हथेली पर उठाओ। और नेत्रा, तुम मेरी आंखें बनोगी। अपनी रोशनी से अंदर की इस रात की बढ़ती बेला को सवेरा कर दो ताकि हमारा काम आसान हो। आंखें बने मेरा बसेरा, सांझ से हो जाए सवेरा। नेत्रा के जादू से सांझ की बेला सवेरे में बदल जाती है। आग को तारती बघाड़ती बहू अग्नि दरवाजा तोड़ती है, जिसके बाद दीपिका नीरा को अपने हाथ पर उठाकर लंबी होती है। जैसे खड़ा है गांव में खंबा, हो जाए मेरा कद लंबा। ये कहते ही दीपिका का कद एकाएक लंबा हो जाता है। फिर नीरा कहती है, हो जाए मेरा मुख जलधार, जल की करूं बदरा बौछार। नीरा का मुंह जल का सोता बनकर बरसने लगता है। सुलोचना अपने बेटों समेत सुरक्षित बाहर निकल आती है। सारा घर ध्वस्त हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, हम बहुओं के मायके का पड़ाव पास ही है। सुलोचना अपने बेटे बहुओं के साथ उनके पिता के पुराने घर आती है। अरे बहू, ये घर तो अंधेर नगरी बन गई है। नेत्रा अपने आंखों के जादू से पूरे घर में रोशनी भर देती है। पांचों बहुएं अपनी सास की सेवा बड़ी करती हैं। कुछ दिन बाद, सासू माँ, सप्ताह भर हो चला है, हम पांचों बहुएं जादू दिखाने जा रही हैं। सांझ तक आ जाएंगी। बहुओं, अपनी स्वार्थी सास को माफ कर दो। अब तुम्हें कहीं जाकर कर्तव्य करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पति को अपनी जिम्मेदारी का पाला पड़ गया है। अब मेरी बहुएं सिर्फ ससुराल की बागडोर संजोएंगी। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे चमक उठते हैं और वो अपने ससुराल में सुकून से रहने लगती हैं। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम तीनों? अरे अभी तक घर के काम नहीं करे तुमने। अरे माँ जी, क्या हुआ? हम तीनों यही तो हैं। हाँ माँ जी, कोई बात है क्या जो इतनी तेज तेज चिल्ला रही हो? अरे तुम तीनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है, इसीलिए तुम्हारी निगरानी करने के लिए मुझे हर बार तुम्हें आवाज लगाकर पूछना पड़ता है। अब ये बताओ, वो तीसरी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ माँ जी। ये लो जी, कर लो बात।
अब ये नींद में सोती हुई यहाँ आ गई। अरे माँ जी, मैं नींद में नहीं सो रही हूँ, मैं सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ कि मैं नींद में सोने के बाद भी मुझे सब कुछ कैसे दिखाई देता है। तुम तीनों चमत्कारी बहुओं की वजह से मेरा तो जीना ही हराम हो गया है। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी 3 बहू है और तीनों चमत्कारी है। हाँ हाँ, तीनों चमत्कारी हैं और तीनों के ही काम उल्टे हैं। एक नींद में सब कुछ देख लेती है, दूसरी जितना मेरे घर में राशन है उससे ज्यादा खा जाती है, और जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो दूसरों के घर में जाकर भी खाती है। तीसरी तो लोगों की चुगली सुनती है और यहाँ से वहाँ बातें बताती है। अब मैं ऐसी अनोखी बहुओं का क्या करूं? संतोष अपनी तीनों बहुओं को जली कटी सुनाती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहू मायूस होकर घर के काम में लग जाती हैं। आखिर इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हम तीनों चमत्कारी हैं तो माँ जी को तो खुश होना चाहिए ना। अरे खुश होने की बात करती हो, उन्हें तो ये दुख होता है कि हम तीनों के अंदर ये अलग अलग से चमत्कारी शक्तियाँ क्यों है। जो भी हो, हमें अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो तीनों अपने घर के कामों में लग जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। बहुत तेज नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम से सो लूं। अलीशा जैसे ही सोती है उसे एक सपना आने लगता है। सपने में कोई उसके पड़ोस के घर में सिलेंडर चोरी कर रहा होता है, जिसके बाद वो अचानक से नींद में चलने लगती है और अपने पड़ोस के घर में पहुंच जाती है। जो वो सपने में देख रही होती है वो हकीकत में वहां हो रहा होता है। जैसे ही चोर उसे देखते हैं वो उसे देखकर कहते हैं, ओहो, ये क्या, ये लड़की आंखें बंद करके कैसी चल रही है? मुझे नहीं पता, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। अरे ये तो नींद में चल रही है, इसे छोड़ और जल्दी से सिलेंडर उठा और यहाँ से निकल। वो दोनों सिलेंडर उठाकर वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी अलीशा उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। अरे कहाँ बचकर जा रहे हो मुझसे? तुम्हें नहीं पता कि मेरी बंद आंखों से भी कोई नहीं बच सकता? अलीशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे देखो इन चोरों को, और कुछ नहीं मिला तो घर का सिलेंडर ही चोरी करने लगे भाई। अरे शर्म के मारे डूब मरो बे। हे भगवान, आज अगर संतोष की बहू ना होती तो पता नहीं मेरे घर से ये चोर क्या क्या नहीं चोरी करके ले जाते। हरिया तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन दोनों चोरों को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद वो अलीशा को शाबाशी देता है। अरे बेटी, धन्य भाग हो हमारा जो तुम इस गांव में रहने आई हो। आज सबसे ज्यादा भाग्य तो तुम्हारे सास ससुर का है जिसने तुम्हें पाया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आगे भी इस गांव में चोरी होगी तो मैं उन्हें जरूर पकड़वाऊंगी, चिंता मत कीजिए आप। इस गांव में कोई भी चोरी नहीं कर सकता। जब भी कहीं चोरी होती है तो अलीशा चोर को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चमत्कारी शक्ति थी कि वो नींद में सोते हुए भी चोरी होने वाली जगह का दृश्य और चोरों की शक्ल देख लेती। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी ने खाना खा खा कर बेचारी संतोष का राशन ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से से नंदिनी को कहता है, अरे करम जली करम फूटी, तूने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। अरे कहाँ से लाती है इतना बड़ा पेट? ऊपर से तेरा पेट तो जरा भी टस से मस नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। आखिर जाता कहाँ है इतना सारा खाना? अरे माँ जी, आप तो हमेशा मेरे खाने के पीछे ही मुझे टोकती रहती हो, और कुछ दिखाई नहीं देता है क्या आपको? अरे क्यों दिखाई देगा, जब देखो तू ठूसती रहती है। संतोष ऐसा कह रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आओ आओ आओ, खाने की इस चुनौती को जीत कर जाओ। जो भी 100 समोसे खाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आओ आओ आओ। ये सुनते ही नंदिनी के मुंह से पानी आ जाता है और वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप मुझे राशन का ताना दे रही थी, आप देखो
मैं इस कंपटीशन को जीतने के बाद इतना सारा पैसा लेकर आऊंगी कि आपको कभी राशन की कमी ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर वो उस आदमी के पास जाती है और अपना नाम लिखवा देती है। भाई साहब, इस चुनौती में आप मेरा भी नाम लिख दीजिए। वो आदमी नंदिनी का नाम लिख लेता है, जिसके बाद नंदिनी के साथ साथ 10 औरतें और इस कंपटीशन में खड़ी होती है। देखते ही देखते उन सभी के सामने समोसे परोसे जाते हैं, लेकिन इतनी सारी औरतों के होने के बाद भी औरतें समोसे नहीं खा पाती। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी एक के बाद एक समोसा खाती जाती है। देखते ही देखते बहुत सारा खा लेती है और 100 समोसे खा जाती है। अरे वाह, क्या बात है! आज लगा है जैसे मैंने कुछ खाया है। नंदिनी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसके चलते उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। इनाम जीतने के बाद नंदिनी सारा का सारा पैसा लाकर अपने ससुर संतोष को पकड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए माँ जी, पूरे 1 लाख है। अब आपको कभी भी राशन डलवाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसे ही कंपटीशन जीत कर आपको पैसे लाकर दे दिया करूंगी। ये देखकर संतोष बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया है। मैं तो तुझे निकम्मी समझती थी, लेकिन तू तो बड़ी ही काम की निकली। उस दिन के बाद से संतोष अपनी बहू नंदिनी और अलीशा से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन दोनों की चमत्कारी शक्तियों ने कुछ अच्छा काम किया था। अभी तक सारिका की चमत्कारी शक्ति से तो बस बेचारी संतोष को सुनने को ही मिलता रहता था। अरे संतोष, अपनी बहू को समझा ले। जब देखो यहाँ की चुगली वहाँ करती रहती है। अरे कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ, कल भी उसने हमारी चुगली दूसरे मोहल्ले की औरतों से जाकर कर दी थी। हम उसके बारे में कुछ कह ही रहे थे और तुम्हारी बहू ने वो सब सुन लिया था। देखो, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वो घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपनी बहू को बुलाती है और उससे गुस्से में कहती है, कितनी बार समझाया है कि लोगों की चुगली यहाँ से वहाँ मत किया करो। अरे आज भी औरतों ने मुझे तुम्हारे चलते कितना सुनाया है। अरे माँ जी, वो सभी औरतें उन बेचारी गरीब बेसहारा लोगों की चुगलियाँ कर रही थी, जिनका तो कोई कसूर भी नहीं था। आखिर वो ऐसा क्यों करती है? अरे बहू, तुझे क्यों दुनिया से लेना देना है? तू अपने आप से मतलब नहीं रख सकती है क्या? तभी सारिका को कुछ सुनाई पड़ता है। देखो, मैं किसी तरह सबकी बस्तियों के पेपर साइन करवा लूंगा, लेकिन इसमें मुझे आधा प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, लेकिन याद रहे, अगर तुम पकड़े गए तो तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है? ये सुनने के बाद सारिका अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैंने अभी फिर से कुछ ना कुछ सुना है। कुछ बहुत गलत होने वाला है। कुछ लोग हम गांव वालों की बस्ती खाली करवाना चाहते हैं और सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। संतोष ये सुनकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सारिका उन लोगों को ढूंढने के लिए उनकी आवाज का पीछा करती है। देखते ही देखते वो उन लोगों के पास पहुंच जाती है और उन दोनों के हाथ से पेपर छीन लेती है। देखो माँ जी, मैं सच बोल रही थी। ये लोग चालबाजी खेलकर हम गांव वालों को फंसाना चाहते थे और सारी जमीन हड़पना चाहते थे। सारिका और संतोष गांव के सभी लोगों को उन लोगों की सच्चाई बताते हैं, जिसे जानने के बाद गांव के सभी लोग उन दोनों को बहुत मारते हैं और गांव से भगा देते हैं। जिसके बाद संतोष अपनी बहू सारिका से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे बारे में कितना बुरा भला कह रही थी। आज तेरी इस चमत्कारी शक्ति की वजह से हमारे गांव पर आने वाली बहुत बड़ी विपदा थम गई है। आज अगर तू ना होती तो पता नहीं हम सभी का क्या होता। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे ही मैं सब की जुबानी इधर से उधर करती रहूंगी।
गांव के सभी लोग सारिका की बात पर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ संतोष को अपनी तीनों चमत्कारी बहुओं पर गर्व होने लगता है। अब उसकी तीनों बहू गांव वालों की मदद करती है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है। बाबूजी, हम पांचों बहनें अभी ब्याह नहीं करना चाहती, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। हाँ बाबूजी, पहले हम बहनों को कुछ बन जाने दीजिए। एक दफा बेटियों के जीवन में बहुओं की बेड़ियां पड़ने के बाद वो बेटियां जीवन भर बेबस बहू बनकर ससुराल का शासन सहती हैं। लेकिन अगर हम शिक्षित होकर ससुराल जाएंगे तो हमको किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अरे बंद करो तुम पांचों बहनें ये दकियानूसी दलील देना। सैकड़ों रिश्ते आते हैं और तुम्हारा काला रंग रूप से देखकर ही रफा दफा हो जाते हैं। अरे ऐसे सुनहरे रिश्ते दिया लेकर भी खोजने से नहीं मिलते। गनीमत है कि तुम पांचों काली कमली बहनों की काया से वाकिफ होकर भी कुंती बहन ने दहेज के दाम में एक पैसा नहीं मांगा। ये उनका बड़प्पन है। अपने ये पढ़ने लिखने का शौक शादी के बाद ससुराल में ही पूरा करना। बाबूजी, जब आप बाप होकर हम बहनों के सपने को हमारे सामने रंग के चलते रौंद रहे हैं तो सास बहू के सपने क्या ही साकार करेगी। बाबूजी, आज आप दहेज का बचता दाम देख रहे हैं, मगर शादी के बाद जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो उस बेचारी को अबला बनकर सास और पति दोनों का ताना बाना सुनना पड़ता है। सोचिए कैसा लगेगा जब हम पांचों के सावले स्वरूप के कारण हमारे सामने आपकी नाम धराई होती है तो हम बहनों का कलेजा कितना कचोटेगा। तुम पांचों काली कमली बहनों के खाली खोपड़ी में भूसा भर गया है। तुम चाहे भरसक कोशिश करके देख लो, अगर तुम मेरी बिटिया हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये ब्याह हर हालत में होकर रहेगा। कहते हैं ना, इंसान अपनों से ही हारता है। बुलंद सोच रखने वाली बहनें पिता की मर्जी के आगे अपना सिर झुका देती हैं और पांचों का ब्याह कुंती के बेटों से हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है 5 बहू के ससुराल का सफर। शिखा, सावरी, कविता, काजल, कलकी अपने सुनहरे दाहिने कदम से कलश उड़ेल कर गृह प्रवेश करो। ये सुनकर कुंती का बड़ा बेटा सुनील पांचों बहुओं की हंसी उड़ाते हुए कहता है, माँ, शायद आपके शब्द स्वर में कमी रह गई। सुनहरे कदम नहीं, सांवले कदम कहो। आखिरकार 5 बहनें एक ही थाली की चट्टे बट्टी हैं। बोलो तो ब्लैक ब्यूटी। सुनील के बोल बाण बनकर पांचों बहुओं के मन को बुरी तौर से तार बघार कर देते हैं। तभी कुंती बात संभालते हुए कहती है, अरे चुप कर मेरे बैल बुद्धि बेटे, भूल मत इन्हीं 5 में से एक तेरी बीवी है। बस करो, आपकी बात मानकर हम पांचों भाइयों ने भले ब्याह का बलिदान दे दिया, मगर इन ब्लैक ब्यूटी बहनों को कभी हमारी बीवियों का दर्जा नसीब नहीं होगा। ये कहकर पांचों भाई गुस्से से पांव पटकते हुए अपने कमरों का रुख कर लेते हैं और कुंती हिचकिचाते हुए कहती है, बहू, इनकी बातों पर गौर मत करना। मेरे बेटे बस बाहर से नारियल की तरह सख्त हैं, मगर अंदर से उतने ही नरम हैं। शादी ब्याह की भाग दौड़ी में तुम पांचों बहुएं थक गई होगी। जाओ, जाकर आराम कर लो। पांचों बहुएं अपने अपने कमरे की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जहां कल्की का पति अनिल कहता है, अरे ओ मेरी ब्लैक ब्यूटी बीवी, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर बैठने की? कान खोल कर सुन ले, तेरी जगह मेरे बेडरूम में नहीं उस बाथरूम में है। ये बोरिया बिस्तर उठा और बाथरूम का रास्ता नाप। ये बुरा बर्ताव महज एक बहू के संग न था, बल्कि बाकियों का भी यही हश्र था। गुजरते समय के साथ पांचों की शादियों को 1 सप्ताह पार हो गया और एक सांझ। बहू, मैं शादी के बाद से देख रही हूँ कि तुम पांचों बड़ी गुमसुम सी रहती हो। अगर कोई बात है तो तुम अपनी सास से साझा कर सकती हो। पांचों बहुएं एक दूसरे को एकटक निहारते हुए कहती हैं, नहीं तो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो तुम हिचकती नहीं। जानती हो, तुम पांचों की सांवली सूरत देखकर मैंने तुमको इसलिए अपनी बहू बनाया क्योंकि तुम बिन माँ की बिटिया थी। मगर मेरी बदकिस्मती है कि मेरी सांवली बहुएं अपनी सास को माँ नहीं मानती। कुंती के शब्द सुनकर पांचों बहुओं की आंखों से बेबसी की बदरी बरस पड़ती है। माँ जी, शादी के शुरुआत से निस्दिन हम पांचों बहुओं के पति हमारी बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे काले चेहरे से उन्हें कुड़न होती है। माँ जी, इसलिए हम बहुएं इतनी जल्दी ब्याह नहीं कर रही थी। हम खूब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी ताकि भावी भविष्य में हमको अपने पति के पैसे पर आश्रित न होना पड़े। शायद हमारा सांवला रंग रूप हम बहुओं के बेहतर जीवन के लिए श्राप बन गया है। ये सब सुनकर कुंती कहती है, बहू,
मैं जानती हूँ कि मेरे बेअकल बेटे तुम्हारे संग इतना बुरा बर्ताव करते हैं, मगर तुम्हारी सास के लिए सीरत के आगे सूरत का कोई मोल नहीं। तुम्हारे सांवले रंग के श्राप को शिक्षा के औजार से तोड़ा जा सकता है। सालों पहले मैं भी बहू बनकर शिक्षक का अरमान लिए ससुराल आई थी, मगर सास के सताव से मेरा सपना कांच की तरह बिखर गया। मगर उस दौर में जो मेरे संग हुआ, तुम्हारी सास वो तुम्हारे संग नहीं दोहराएगी। तुम पांचों अपने आगे की पढ़ाई जारी करो। जब तुम काबिलियत और कामयाबी के शिखर पर खड़ी होगी तो शायद तुम्हारे पति को तुम्हारी कदर समझ आए। सासू माँ, हम बहुएं बकायदा अब तक यही सोचती थी कि सास माँ नहीं बन सकती, मगर ये हम बहुओं का सुनहरा सौभाग्य है जो सास के स्वरूप में हमें आप मिली। पांचों बहुएं अगले ही दिन आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लेती हैं। समय गुजरता है। एक सुबह कुंती उनसे कहती है, बहू, तुम पांचों को छुपते छुपाते कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अरे तुम कोई चोरी थोड़ी ही कर रही हो। मगर माँ जी, हमारे पतियों को हमारे पढ़ने की बात पता चल गई तो? तुम पांचों को मेरे सपूतों के विषय में सोचने विचारने या उनसे सहम कर रहने की जरूरत नहीं। कुंती की सूझबूझ की बातें उसकी पांचों सावली बहुओं के भीतर घर कर जाती है। सप्ताह भर के भीतर ही उनके पतियों को इस बात की भनक लग जाती है। माँ, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप अपनी काली बहुओं को घर की बागडोर संभालने के बजाय उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रही हैं। आपकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? क्यों इनकी काली सूरत से समाज को खबर फैलाकर अपने बेटों को रुसवा कर रही हो? हाँ माँ, इससे क्या बदल जाएगा? सास के सहयोग से पांचों बहुएं बुलंद हौसले का याव थामे बिना थके पढ़ती जाती हैं। दिन महीनों के मंजर में गुजरने के साथ पांचों बहुओं का सपना साकार हो जाता है। वो अपने पिता और पति को एक साथ इकट्ठा करती हैं। अरे ऐसी कौन सी खास खबर थी जो तुम पांचों ने अपने बाबूजी को यहाँ बुलाया? अब एक दूसरे की काली काया ही निहारती रहोगी या कहोगी कुछ? मगर इससे बिगड़ भी क्या जाएगा बेटा। हाँ बहू, अब और धीरज नहीं धरा जाता। अपने चेहरे की चमक का कारण बताओ। माँ जी, ये चमक उस सपने के साकार होने की है जिसे हम सालों से देख रहे थे। माँ जी, मैं और सांवरी शिक्षक के पद पर बैठ गई। माँ जी, आज मैं उच्चतम न्यायालय की वकील बन गई। माँ जी, जिस स्कूल में कविता और सांवरी शिक्षक हैं, मुझे उसी स्कूल में प्रिंसिपल का पद प्राप्त हुआ है। माँ जी, मैंने भी पुलिस का पद हासिल किया है। जुग जुग जियो मेरी बहू, आज तुमने अपनी सास का सीना गर्वित कर दिया। माँ जी, हम बहुएं आज इस बुलंदी के शिखर पर केवल आपकी बदौलत हैं। माँ जी, हमारा नसीब तो बाबूजी के फैसले के साथ ही नष्ट हो गया था, मगर आपने न सिर्फ समाज वरन हमारी खातिर अपने खून से भीड़ गई आप। माँ जी, जहाँ ससुराल की सीमा बहुओं के लिए बेड़ियां बन जाती है, आज हमारे आस को हमारी सास ने साकार किया। ये हम काली बहुओं का नसीब है। बस बहू, खुशियाँ तुम्हारी आंखों के बदरी से बनकर बरस रही है। सावरी, अपने बेबाक पति को माफ कर दो। जहाँ हमें तुम्हारे इस सूखड़े सफर में साथ रहना था, हम तुम्हारे विरोध में खड़े थे। मेरी हूँ बुरी सीख से मेरे भाई भी अपनी बीवी से संग बुरा सलूक करते थे, मगर आज हम सभी गर्व से कह सकते हैं कि तुम हमारी बीवी हो। बेटी, अपने बाप को माफ कर दो। मैंने काले रंग के लिए तुम पांचों को कोसा, मगर आज तुम्हारी अहमियत समझ आ चुकी है। तो देखा आपने कैसे एक सास बतौर अपनी 5 सावली बहुओं की हिम्मत बनकर उनके सपने को साकार करके उनके नष्ट हुए नसीब को संवारने में सहयोग करती है। आज भी न जाने कितनी बेटियों का ब्याह उनके सुनहरे जीवन के बीच बेड़ियां बनी बैठी हैं, जिसका श्रेय समाज के बड़े तबके को जाता है। एक व्यक्ति की नजर और नजरिए के बदलाव से कई बेबस बहुओं का सूखड़ा जीवन सुनहरा हो सकता है।